यद्विद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। बोलिए भाई। चलिए देखिए आगे। क्या कल अच्छा वो आगे बढ़ने से पहले बताते, वो जो बताया पूछ रहे थे वो राजू भाई कि वो जीव आदि का अध्यास है तो अनादि है ना, अनादि में कारण नहीं ढूंढा जाता है ना। अनादि जो है भाई, जो कार्याध्यास है, कार्य रूपाध्यास है, वहाँ तो मतलब हर प्रकार के कारण आप ढूंढेंगे कौन कौन से कारण है। और जो अनादि अध्यास है उसमें 3 प्रकार के कारण नहीं ढूंढा जाता, वहाँ तो केवल अविद्या ही उसका प्रयोजक है। तो जीव अविद्या को लेकर के जीव भाव आया है। तो अनादि में मतलब कारण नहीं ढूंढ सकते ना। जो अनादि अध्यास है अनादि काल से है, तब वहाँ कारण ढूंढा जाएगा क्या? अनादि में कारण नहीं ढूंढते। तो देखिए कल जो आरंभ हुआ था कि यहाँ पे शंका हुई थी कि जो ये रजत दिखाई पड़ रहा है सामने, तो चैतन्य निष्ठ है, पूर्ववर्ती के साथ तादाद में यह रजत, ऐसा कैसे कहोगे? तो वहाँ पे बताया, वो समाधान दिए कि जैसे आत्ममत में आत्मनिष्ठ सुख है, सुख आत्मनिष्ठ है, तो भी शरीर में उसकी उपलब्धि होती है कि मैं, मेरा शरीर सुखी है, मेरा शरीर दुखी है, मैं सुखी, मैं शरीर को लेकर के, मेरा शरीर सुखी, मेरा शरीर दुखी है, तो इस शरीर में मुझे बहुत सुख मिल रहा है। तो मतलब शरीर में सुख दुख क्यों अनुभव हो रहा है? क्योंकि शरीर जो है, हाँ, आत्मा में सुखाधिकरणता का उच्छेदक है। आत्मा व्यापक है किंतु सर्वत्र सुख नहीं, शरीरावच्छेदन सुख दुख का अनुभव हो। तो सुखाधिकरणता का उच्छेदक होने से शरीर में सुख दुख का अनुभव हुआ। इसी प्रकार यहाँ पे चैतन्य मात्र रजत के अधिष्ठान नहीं है, इदम अवच्छिन्न चैतन्य अधिष्ठान है। तो जो अधिकरणता अधिष्ठानता का उच्छेदक कौन है? इदम चैतन्य में अधिष्ठानता है, उसका अवच्छेदक किम अवच्छेदन अधिष्ठान है वो इदम अवच्छिन्न चैतन्य। इसलिए इदम अवच्छेदक होने से इदम के साथ यह रजत ऐसा जो है पूर्ववर्ती प्रत्यय हो जाता है। फिर बोले जब इदम अवच्छिन्न चैतन्य में वह कल्पित है, फिर उसका साक्षी कैसे प्रकाशन करेगा? साक्षी वेद्य कैसे होगा? तो फिर ये बता दिया कि विषय चैतन्य अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य से अभिन्न है, अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य उपहित चैतन्य रूप है। इसलिए विषय चैतन्य जो है वह रजत विषय चैतन्य में अध्यस्त होने पर भी साक्षी में अध्यस्त है। साक्षी में अध्यस्त होने की वजह से केवल साक्षी वेद्य ऐसा कह दिया जाता है, सुखादि के समान अनन्य वेद्य भी कह दिया जाता है। तो ये सब दिखाए थे। तो फिर साक्षी में अध्यस्त है तो हम रजतम ऐसा भान होना चाहिए, हम मनुष्य की तरह, हम सुखी की तरह। तो यहाँ बता दिए कि नहीं, यस्य यदाकार अनुभव आहे संस्कार सहकृत अविद्या कार्यत्वम तस्य तदाकार अनुभव विषयत्वम, है ना, जिसमें केवल अविद्या कारण नहीं है पदार्थ का। आवाज नहीं आ रही है? अच्छा, वो तो ये जो है, तो यहाँ पे बताए कि यस्य यदाकार अनुभव आहे संस्कार सहकृत अविद्या कार्यत्वम तस्य तदाकार अनुभव विषयत्वम, यही अनुगत नियामक है। क्योंकि देखिए कारण अविद्या जरूर है, रजत आदि अविद्या का कार्य है, किंतु का संस्कार भी कारण है ना। तो जिस प्रकार के संस्कार से सहकृत अविद्या का कार्य जो है, रजत आदि में इदमाकार ही संस्कार है, क्योंकि इदमाकार रूप से ही अनुभव हुआ है। कभी भी आदमी रजत को मैं करके अनुभव करेगा क्या? चाहे किसी भी जन्म में हो, कोई भी प्राणी हो, रजत को मैं करके नहीं अनुभव करेगा, यह करके अनुभव करेगा। इदमाकार अनुभव सहकृत से जन्य संस्कार सहकृत अविद्या कार्यत्व आया रजत में, इसलिए वह इदमाकार अनुभव का ही विषय बनेगा। इसलिए ऐसा अनुभव होता है, दे दिए थे। ये सब हो गया था। अब देखिए प्रकृते च, पेज नंबर 88। प्रकृते च प्रातिभाषिक रजतस्य
प्रमात्री चैतन्याभिन्न इदमांसावच्छिन्न चैतन्यनिष्ठ विद्या कार्यत्वेपि। प्रकृति में जो प्रातिभाषिक रजत है, सुक्ति रूप्य है, प्रातिभाषिक रजत को कौन सा अध्यास कहोगे? अर्थाध्यास। ठीक है। और ज्ञानाध्यास किसको कहा जाएगा? व्यवहार। रजत का ज्ञान जो रजत का ज्ञान जो है, रजत का जो ज्ञान हो रहा है उसको ज्ञानाध्यास कहेंगे। भ्रांति रूपा ज्ञान। ये नहीं असली रजत बाजार में देखोगे दुकान वाले से कि ये तो भ्रांति ज्ञान है, वहाँ नहीं बोल रहा है ना, असली देख करके नहीं। जो भ्रांति ज्ञान, जहाँ सुक्ति में रजत का ज्ञान हो रहा है उसको ज्ञानाध्यास कहा जाएगा। रज्जु में सर्प का ज्ञान हो ज्ञानाध्यास, और असली वाले का ज्ञान जो है ज्ञानाध्यास, वो तो व्यवहारिक ज्ञान है ना। असली सर्प देख करके को वहाँ ज्ञानाध्यास नहीं कर सकते। चलो देखो आगे। प्रकृति च प्रातिभाषिक रजतस्य, प्रातिभाषिक रजत जो अर्थाध्यास रूपी है, तो प्रमात्री चैतन्य अभिन्न इदम अंशावच्छिन्न चैतन्यनिष्ठ विद्या कार्यत्वेपि। प्रमात्री चैतन्य से अभिन्न इदम अंशावच्छिन्न चैतन्य कैसे अभिन्न हो जाएगा? वो वृत्ति के माध्यम से। इदम अंशावच्छिन्न चैतन्य विषय चैतन्य, और अंतःकरण वृत्ति वहाँ इदमाकार बनी, तो वृत्ति के माध्यम से अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य भी उससे अभिन्न हो गया। बता दिए थे विषय चैतन्य से अभिन्न हुआ प्रमाण चैतन्य, प्रमाण चैतन्य से अभिन्न हो गया प्रमात्री चैतन्य। ठीक है, क्योंकि विषय उसी देश में बनी, तो प्रमाण चैतन्य, और प्रमाण चैतन्य जो है वृत्ति अंतःकरण का परिणाम होने की वजह से अंतःकरण से अभिन्न है। इसलिए इदम प्रमात्री चैतन्य से अभिन्न हो गया इदम अंशावच्छिन्न चैतन्य। उस इदम अंशावच्छिन्न चैतन्य निष्ठ जो अविद्या, उस अविद्या का कार्य है इदम रजतम। इदम अंशावच्छिन्न चैतन्य निष्ठ अविद्या का कार्य है, लेकिन इदम अंशावच्छिन्न चैतन्य प्रमात्री चैतन्य से क्या हो गया? अभिन्न हो गया। तो उस अविद्या का कार्य होने पर भी इदम रजतम इति सत्य स्थलीय, इदम रजतम जहाँ सत्य रजत जहाँ है वहाँ कैसे अनुभव हुआ है? यह रजत। इसलिए रजत का कभी भी इदमाकार ही अनुभव हुआ है, इसलिए उसका संस्कार कभी भी इदमाकार ही पड़ेगा। इसलिए ऐसा जो है प्रमात्री चैतन्य निष्ठ विद्या का कार्य होने पर भी इदम रजतम इति सत्य स्थली इदम अंशाकारानुभव आहित संस्कार जन्यत्वात्। सत्य स्थली जो इदम अंशाकार के अनुभव, सत्य स्थल में इदम अंशाकार अनुभव हुआ है, यह रजत करके सत्य स्थल में भी हुआ है। तो उस प्रकार के अनुभव से आहित यानी जनित उत्पन्न जो संस्कार जन्यत्वात्, वह संस्कार क्या बना? भ्रांति रजत का सहकार, भ्रांति रजत की उत्पत्ति के लिए वह सहकारी कारण बनेगा। भाई मुख्य उपादान कारण तो अविद्या हुआ, और संस्कार क्या हो जाएगा? सहकारी कारण। तो कौन सा संस्कार? इदमाकार पहले अनुभव हुआ है, इदमाकार संस्कार। वह इदमाकार संस्कार से सहकृत अविद्या का कार्य है रजत, भ्रांति कालीन रजत जो अर्थाध्यास। इसलिए उसका कभी भी इदमाकार ही अनुभव होता है, यह रजत करके ही अनुभव होता है। संस्कार जन्यत्वात् इदमाकारानुभव विषयता। इसलिए रजत में किस प्रकार के अनुभव की विषयता आती है? इदमाकारानुभव विषयता। यह रजत ऐसा अनुभव होगा। अहम रजतम ऐसा नहीं, चैतन्यम रजतम अहम रजतम, ये सब विषय नहीं बनता, ये सब अनुभव नहीं होता। इस प्रकार के अनुभव की विषयता नहीं आती। न तो अहम रजतम इत्याकार इत्यहमाकार अनुभव विषयता। अहम रजतम इस प्रकार से अहमाकार अनुभव की विषयता भ्रांति रजत में नहीं है, क्योंकि रजत जो है भ्रांति कालीन रजत अर्थाध्यास अविद्या का कार्य है, केवल अविद्या का कार्य है। का फिर सहकारी कारण कौन है? संस्कार। इदमाकार जो संस्कार, तो केवल अविद्या का कार्य नहीं, इदमाकार संस्कार भी सहकारी कारण बन रहा है। इदमाकार संस्कार से सहकृत अविद्या उसका उपादान कारण है। इसलिए रजत जो है भ्रांति कालीन रजत, दिखने वाला रजत, उसमें इदमाकार अनुभव विषयता ही आती है, अहमाकार अनुभव विषयता नहीं आती। यहाँ तक आया। तीसरी इति अनुसंधेय में, बात अनुसंधान कर लेना चाहिए, जान लेना चाहिए। अब यहाँ एक देशी एक शंका कर रहा है। ये शंका जो एक देशी का है, टीका में दे दिए स्वयुथ्य, ब्रैकेट में दे भी दिए सिद्धांत एक देशी संकते, ब्रैकेट में दूसरा पैराग्राफ की दूसरी पंक्ति में युद्ध यानी अपने ही समुदाय वाला एक देशी। ननु एवमपि मिथ्या रजतस्य साक्षात साक्षी संबंधितया भान संभवे।
रजत गोचर ज्ञानाभास रूपाया विद्यावृत्तिरभ्युपगम किमर्थ। बोले चलो ठीक है, मानते हैं। ऐसा होने पर भी जो मिथ्या रजत है, साक्षात साक्षी के संबंध से जब उसका भान संभव है, जैसे सुख दुख आदि है, साक्षात साक्षी से संबंध, वहाँ तो अंतःकरण की वृत्ति नहीं मानते। नहीं आ रही आवाज गुरुजी। ओह, फिर से नहीं आ रही है ऐसा। चलिए देखिए, ननु एवं अपि मिथ्या रजतस्य साक्षात साक्षी संबंधितया भान संभवे। इस प्रकार से जो मिथ्या रजत है उसका साक्षात साक्षी संबंधित रूप से भान जब संभव है, तो रजत गोचर ज्ञानाभास रूपाया विद्यावृत्तिर अभ्युपगम किमर्थ। हाँ, वो जो रजत विषयक जो ज्ञानाभ्यास रूपी अविद्यावृत्ति क्यों मानते हो? सुखादि में भी मानते, चलो वहाँ भी अविद्यावृत्ति। यहाँ तो मतलब जब रजत साक्षात मिथ्या रजत का साक्षात साक्षी के साथ संबंध हो गया, तब विद्यावृत्ति के माध्यम से रजत का भान क्यों मानते हो? भाई इदम रजतम जो भ्रांति हुई है उसमें इदमाकार वृत्ति किसकी है? अंतःकरण की है। और रजताकार वृत्ति किसकी है? अविद्यावृत्ति। दो अलग अलग वृत्ति है। इदमाकार महाराज जी भी बताए होंगे ब्रह्मसूत्र में, लेकिन ध्यान नहीं दिए होंगे तो कहाँ से आएगा। भाई इदमाकार वृत्ति तो अंतःकरण की है और रजताकार वृत्ति अविद्या की है। तो ये जो अविद्या वृत्ति जो है आप को स्वीकार करते हो? मिथ्या रजत से साक्षात साक्षी संबंधित या भान संभवे रजत गोचर ज्ञानाभास रूपाया। रजत को विषय करने वाली जो ज्ञानाभ्यास, मिथ्या ज्ञान रूपा जो अविद्यावृत्ति, उस अविद्यावृत्ति का अभ्युपगम यानी स्वीकार किमर्थ, किस लिए जो है स्वीकार करते अविद्यावृत्ति को? इति चेत। तो यहाँ सिद्धांति कह रहा, देखिए हमने जो प्रमा का लक्षण किया है ना, प्रत्यक्ष में विषयगत प्रमात्व, वहाँ दिए स्वाकार वृत्ति उपहित प्रमात्री सत्तातिरिक्त सत्ताकत्व शून्यत्वे सति योग्यत्व। तो अगर स्वाकार वृत्ति नहीं मानेंगे तो प्रत्यक्ष का लक्षण जाएगा वहाँ? प्रत्यक्ष का लक्षण नहीं। इसलिए स्वाकार वृत्ति उपहित प्रमात्री सत्ता, तो वृत्ति प्रमात्री, हाँ वृत्ति उपहितत्व लाने के लिए बिना वृत्ति के वृत्ति उपहितत्व प्रमाता में आएगा नहीं, तो विषय का प्रत्यक्ष नहीं हो पाएगा। विषय में जो हमने प्रत्यक्ष का लक्षण किया है, हम ही लक्षण बनाए और हम ही जो है घटा न पाए तो ठीक नहीं ना। इसलिए मतलब वो लक्षण बनाए तो उस हिसाब से जो है व्यवस्था माननी पड़ेगी। तो लक्षण भी वो भी क्या है, अनुभव के आधार पे बनाए हैं विद्वान लोग। इसलिए स्वगोचर वृत्ति उपहित प्रमात्री उपहित चैतन्य, कौन सा चैतन्य? प्रमात्री चैतन्य। स्वगोचर वृत्ति उपहित चैतन्य भिन्न सत्ताकत्वाभाव से, चैतन्य से भिन्न सत्ताकत्व का अभाव, यही क्या है? विषयापरोक्ष रूपतया, यही है विषय का परोक्ष, विषय में प्रत्यक्षत्व। ऐसा होने से रजत से अपरोक्षत्व सिद्ध है। इसलिए रजत में अपरोक्षता की सिद्धि के लिए, क्योंकि अगर वृत्ति नहीं मानेंगे तो ये प्रत्यक्ष का लक्षण नहीं जा पाएगा। जो हमने प्रत्यक्ष का लक्षण किया है वो जाने जाएगा नहीं, तब तो रजत का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, वो रजत है। भ्रांति वाले रजत में दिखता है ना, सामने रजत है। तो आप रजत में प्रत्यक्षत्व की सिद्धि के लिए ये वृत्ति मानना पड़ेगी। तो वृत्ति नहीं मानेंगे तो स्वाकार वृत्ति उपहित प्रमात्री सत्तातिरिक्त सत्ताकत्व शून्यत्वे सति योग्यत्वम विषय से प्रत्यक्षत्वम, ये लक्षण नहीं जा पाएगा। इसलिए वहाँ पे वृत्ति स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए ये विषय का अपरोक्ष रूप होने से रजतस्य अपरोक्षत्व सिद्धये तद अभ्युपगमात्, रजत में अपरोक्षता की सिद्धि के लिए तद यानी वृत्ति अविद्यावृत्ति अभ्युपगमात्, अविद्यावृत्ति को स्वीकार किया गया। तो हाँ यही समझिए, इदम रजतम में इदमाकारा वृत्ति क्या है? अंतःकरण की। और रजताकारा वृत्ति कैसी है? किसकी? अविद्यावृत्ति। देखो यही दे रहे हैं, ननु इदम वृत्ते है। अब यहाँ पे एक दूसरी शंका, एकम देखो दे दिए पहली पंक्ति टीका में, एकम संधातुम प्रवृत्तस्य अपरम हीयते। एक संधान करने के लिए गया, एक का मेलन करने के लिए जुटा, दूसरा छूट गया। एक को पाना चाहा, दूसरा छूटा, है ना। एक को इधर सिद्ध करना चाहे, दूसरा प्रत्यक्षत्व के लिए अविद्यावृत्ति माने। अब अविद्यावृत्ति माने तो दो वृत्ति हो गई, एक रजताकारा वृत्ति अलग हो गई, इदमाकारा वृत्ति अलग हो गई। तो भ्रांति ज्ञान हुआ, सिद्ध ही नहीं हो पाएगा। जैसे प्रभाकर मत में भ्रांति मानते ही नहीं, यही देखो शंका कर रहे हैं।
मूल में ननु इदम वृत्ते रजताकार वृत्तेस्य प्रत्येकम एकैक विषयत्वे। इदमाकार वृत्ति किसको विषय करेगी? इदम अंश को। और रजताकार वृत्ति किसको विषय करेगी? रजत को। तो प्रत्येकम एकैक विषयत्व, दोनों वृत्ति इदमाकार वृत्ति इदम को विषय कर रही, रजताकार वृत्ति रजत को विषय कर रही, तो दोनों एक को क्यों विषय किए ना? तो एक भ्रांति ज्ञान सिद्ध होगा क्या? दोनों अलग अलग वृत्ति हो गई। तो भाई इदमाकार रजताकार वृत्ति, जैसे प्रभाकर मानता रजताकार वृत्ति स्मरण रूप है, इदमाकार वृत्ति प्रत्यक्ष हो रहा है, इसलिए एक ज्ञान नहीं है, वहाँ दो ज्ञान है। तो दो ज्ञान है तो लेकिन एक ज्ञान मालूम पड़ रहा है, तो बताते हैं वो प्रभाकरों के बताते हैं कि दो ज्ञान होने पर भी दोनों में असंसर्ग, दोनों ज्ञानों में संसर्ग है क्या? नहीं, असंसर्ग है। असंसर्ग होने पर भी असंसर्ग का आग्रह, असंसर्ग होने पर भी असंसर्ग का ज्ञान नहीं। जैसे आत्मा और जड़ में संसर्ग नहीं है तो भी मतलब असंसर्ग है, तो भी उस असंसर्ग का ज्ञान हमें नहीं हो रहा, इसलिए तादात्म्य में अनुभव हो रहा है। ऐसे दो ज्ञान में संसर्ग नहीं है, संसर्ग नहीं होने पर भी उस असंसर्ग का ग्रहण नहीं होता, इसलिए हमको लगता है कि एक ही ज्ञान है। भाई जैसे बता दूर से दो वृक्ष है, अब दूर से देखे तो दो वृक्ष है, दूर से देखे चिपके हुए मालूम पड़े, ऐसा लगे एक ही है। तो दोनों में असंसर्ग है किंतु असंसर्ग का ग्रह हुआ नहीं। इसी प्रकार यहाँ दो ज्ञान है, इदमाकार वृत्ति अलग है और रजताकार वृत्ति अलग है। तो प्रभाकर मत में मानते हैं कि वहाँ असंसर्ग होने पर भी असंसर्ग का ग्रह नहीं हुआ। इसी प्रकार विषय भी दो है, इदम अलग है, रजत अलग है, दोनों का संबंध नहीं है, तो भी मतलब असंसर्ग है, तो भी असंसर्ग का ग्रह नहीं हुआ, इसलिए लगता कि एक ही विषय है यह, इसलिए कहेगा इधर यह। ऐसा नहीं कि इदम 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 रजतम, ऐसा दिखाया क्या? सामने इदम दिखाया, रजतम इधर, ऐसे इदम ऐसा इदम रजतम जहाँ दिखा वहाँ दिखाता है। तो यही कह रहे। अब प्रभाकर मत की आपत्ति आ रही वेदांत मत। नदि इदम वृत्ते रजताकार वृत्तेस्य प्रत्येकम एकैक विषयत्वे, प्रत्येक एक को विषय करेगी। तो गुरुमतवत, गुरुमत कौन सा मत है? अख्याति। श्लोक याद है? आत्मख्याति बोलो, बोलो सब लोग। हाँ, आत्मख्याति किसका है? विज्ञानवादी का। असत ख्याति वो शून्यवादी का। आत्मख्याति असत क्या अख्याति है प्रभाकर मत, और अन्यथा ख्याति नैयायिक, और ये अनिर्वचन ख्याति वेदांती का मत है। तो यहाँ अख्याति, अख्यातिवादी गुरुमत। तो गुरुमतवद विशिष्ट ज्ञाना नभ्युपगमे, वो लोग विशिष्ट ज्ञान नहीं मानते, दो अलग अलग है ज्ञान। तो कुतो ब्रह्म ज्ञान सिद्धि, तो प्रभाकर मत में जैसे ब्रह्म ज्ञान की सिद्धि नहीं होती क्योंकि दो अलग अलग वृत्तियाँ है। भाई सामने यह रजत कहोगे तब तो भ्रांति कही जाएगी, यह अलग है रजत अलग है, तो भ्रांति मानोगे क्या? वो भ्रांति नहीं हो पाएगा, एक ज्ञान सिद्ध नहीं हो, भ्रांति नहीं कर सकते, क्योंकि यह अलग है रजत अलग है, तो ये भ्रांति कैसे कहोगे? कुतो ब्रह्म ज्ञान सिद्धि, ब्रह्म ज्ञान की सिद्धि कैसे हो पाएगी? इति चेत, तो सिद्धांति करना ऐसा मत कहो। ये जो प्रभाकर मत की आपत्ति वेदांत में आ रही वह आपत्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि दो वृत्ति होने पर भी दोनों वृत्तियों में प्रतिबिंबित चैतन्य कितने हैं? एक ही है। वृत्ति द्वय प्रतिबिंबित चैतन्यस्य एकस्य सत्य मिथ्या वस्तु तादात्म्यावगाहित्वेन, दोनों वृत्तियों में जो प्रतिबिंबित चैतन्य, चाहे इदमाकार वृत्ति हो चाहे रजताकार वृत्ति, दोनों वृत्तियों में प्रतिबिंबित चैतन्य कितना? एक ही है। तो वह जो एक चैतन्य दोनों में सत्य मिथ्या वस्तु, सत्य वस्तु है इदम और मिथ्या वस्तु है रजत, दोनों के तादात्म्य को विषय करता है, दोनों के तादात्म्य को विषय करेगा। इसलिए तादात्म्य एकस्य सत्य मिथ्या वस्तु तादात्म्यावगाहित्वेन, दोनों वृत्तियों में जो एक चैतन्य प्रतिबिंबित हुआ वह एक चैतन्य ज्ञान रूपी चैतन्य ही सत्य और मिथ्या वस्तु के तादात्म्य को विषय करने की वजह से उस ज्ञान को क्या क्या कहते हैं? ब्रह्मत्व से स्वीकारात, इदम रजतम, इस ज्ञान को ब्रह्म मान लिया जाता है। भले वृत्ति दो है तो भी उसको ब्रह्म माना जाएगा। इसलिए यहाँ ब्रह्मसूत्र में सत्यान्यते मिथुनीकृत्य,
आम इदम ममेदम इति नैसर्गिको यम लोक व्यवहार है। सत्य और मिथ्या को मिला करके मैं वहाँ आम इदम ममेदम मैं मेरा ये सब व्यवहार होता है। यह मेरा, मैं, यह मेरा। भैया मैं ये केवल शुद्ध चैतन्य में होगा क्या? शुद्ध जड़ में होगा? शुद्ध जड़ में भी नहीं, शुद्ध चेतन में। जड़ चेतन को मिला करके यह मैं, शरीर में यह मैं, तो शुद्ध जड़ में भी नहीं कह सकते, शुद्ध चेतन में भी नहीं कह सकते। यह मेरा, वहाँ भी जो है शुद्ध जड़ में भी नहीं, शुद्ध चेतन में भी नहीं, दोनों मिला करके होता है। इसी प्रकार यहाँ भी दो प्रकार की वृत्तियाँ है, तो भी विषय, एक विषय सत्य है और एक विषय मिथ्या है। सत्य मतलब व्यावहारिक सत्य लेना, पारमार्थिक सत्य नहीं। इदम अंश व्यावहारिक सत्य है और जो रजत है वह मिथ्या है। तो वह दो वृत्ति में प्रतिबिंबित चैतन्य सत्य और मिथ्या दोनों वस्तुओं के तादात्म्य को विषय करता है, इसलिए उस ज्ञान को क्या कहा जाएगा? ब्रह्म। चैतन्य एक ही है तो उस ज्ञान को, चैतन्य रूपी ज्ञान को ब्रह्म कहा जाता है। अतएव साक्षी ज्ञान से सत्यासत्य विषयत है, इसीलिए क्योंकि एक ही साक्षी ज्ञान सत्य और मिथ्या दोनों वस्तु को विषय कर रहा है। केवल सत्य, इसलिए साक्षी ज्ञान केवल सत्य को ही विषय करता है ऐसा नहीं है ना। वो कोई जो है उसमें प्रामाण्य नहीं रहता। अतएव नहीं, प्रभाकर ये कहना चाहता है, प्रभाकर ये कहता है मतलब वो भ्रांति ज्ञान नहीं, भ्रांति कोई ज्ञान, भ्रांति नाम की चीज़ है नहीं, भ्रांति नाम का कोई ज्ञान नहीं है। वहाँ क्या रहता है, जहाँ भ्रांति स्थल पे इदम रजतम है ना, इदम तो प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है और रजत का पहले देख के रखा स्मरण हो रहा है, तो रजत ज्ञान स्मरणात्मक क्या है, इदम ज्ञान प्रत्यक्षात्मक। फिर वो एक कैसे मालूम पड़ता है, तो ये बताता है कि भाई दोनों ज्ञानों का असंसर्ग है, यानी दोनों ज्ञानों में संबंध नहीं है, असंबंध है, तो भी उस असंबंध का ज्ञान नहीं हो रहा है, इसलिए ऐसा लग रहा है कि एक ही ज्ञान है। और दोनों विषयों में भी संबंध नहीं है, एक का विषय अभी सामने दिख रहा है, दूसरा पहले देख के रखे है, तो दोनों विषय में भी तादात्म्य नहीं है, असंसर्ग है। असंसर्ग होने पर भी उस असंसर्ग का भान नहीं हो रहा है, इसलिए लगता है कि यही रजत, ऐसा कहेगा, एक ही मालूम पड़ता है। तो यही प्रभाकर मत है। इसी प्रकार यहाँ भी दो वृत्ति है, इदमाकार वृत्ति हो गई किसकी? अंतःकरण की। रजताकार वृत्ति हो गई अविद्या की। तो ऐसा होने पर भी दोनों वृत्तियों में प्रतिबिंबित चैतन्य रूपी जो ज्ञान है, साक्षी रूपी ज्ञान एक ही है। वह साक्षी ही एक ही दोनों वृत्तियों में प्रतिबिंबित हो रहा है। सत्य और मिथ्या दोनों वस्तुओं के तादात्म्य को विषय करता है, इसलिए वह उस ज्ञान, साक्षी ज्ञान को क्या माना गया? ब्रह्म माना गया। इसलिए मालूम पड़ेगा यह रजत, ऐसा करके मालूम पड़ेगा। अतएव साक्षी ज्ञान से सत्यासत्य विषयतया, इसलिए साक्षी ज्ञान सत्यासत्य को दोनों को ही विषय करता है, इसलिए प्रामाण्य नियमात, उसमें कोई प्रामाण्य नहीं रहता। साक्षी ज्ञान को प्रमारूप नहीं माना जाता। प्रमाता को जो ज्ञान होता है उसको प्रमा कहते हैं, साक्षी ज्ञान को प्रमा नहीं कहा जाता। इसलिए अप्रामाण्योक्ति सांप्रदायिक का नाम। सांप्रदायिक जो प्राचीन विद्वान लोग हैं, इसको साक्षी ज्ञान को क्या माने? अप्रामाणिक माने, प्रामाण्य नहीं माने, प्रामाणिकता नहीं है, क्योंकि सत्य और मिथ्या दोनों वस्तु को विषय करता है। ननु सिद्धा, सुख दुख का ज्ञान तो साक्षी के द्वारा होता है। हाँ, साक्षी के द्वारा से नहीं, हर जगह प्रामाणिक नहीं है ना, हर जगह कहाँ है? स्वप्न का ज्ञान हो रहा है, सत्य है क्या? इसलिए तो बता तो देने, सत्य और असत्य दोनों को विषय कर रहा है। तो सुख आदि जो है व्यावहारिक सत्य है, माना जाएगा। स्वप्न आदि का ज्ञान हो गया, सुक्ति रजत का ज्ञान, तो हर जगह प्रामाणिक नहीं माना गया ना। इसलिए कोई प्रामाण्य का नियम नहीं है कि नियमित रूप से प्रामाणिक ही होगा, ऐसा नहीं कह सकते। इसलिए आप प्रामाणिक माने हैं, क्योंकि प्रामाण्य हर जगह नहीं है ना। स्वप्न का ज्ञान हो रहा है, मिथ्या रजत का ज्ञान, भ्रांति जितने भी है सब जगह प्रामाणिक हो गए। तो इदम अंश का तो ज्ञान ठीक है, लेकिन वो जो जिसका अध्यास हो रहा है उसका उस अंश में ज्ञान वो मिथ्या हो गया, इसलिए प्रामाणिक नहीं मानते। ननु सिद्धांते देशांतरी रजतम अपि अविद्या कार्यम अध्यस्तम च इति कथम सुक्ति रूप्यस्य ततो वैलक्षण्यम। तो बोले भाई सिद्धांत में तो जो देशांतर में रजत है
जैसे दुकान में जो रखा हुआ रजत अथवा घर में रखा हुआ रजत है वो अभी क्या सत्य है? घर में जो चीज रखे हो सोना चांदी दुकान में है ये सत्य है क्या? नहीं। देशांतरी रजत भी जब मिथ्या है और भ्रांत सुक्ति में दिखने वाला रजत भी मिथ्या है तो दोनों में अंतर क्या हुआ? सब तो मिथ्या ही है। तो देशांतरी रजत हो चाहे सुक्ति में रजत हो दोनों के दोनों ही मिथ्या हो गए। फिर विलक्षणता कहाँ आई? देखो वही कह रहे ननु सिद्धांते देशांतरी रजतम अपि। देशांतरी रजत नहीं व्यावहारिक रजत लेना। व्यावहारिक रजत भी अविद्या कार्यम वह भी अविद्या का कार्य है। अध्यस्तम च अध्यस्त भी है। इति कथम सुक्ति रूप्य से ततो वैलक्षण्यम। तो सुक्ति रूप्य उससे विलक्षण कैसे होगा? इति चेत तो दोनों में अंतर क्या आया? प्रातिभाषिक और व्यावहारिक में अंतर क्या हुआ? इति चेत क्योंकि सब के सब मिथ्या है। तो सिद्धांति कह रहा ना ऐसा मत कहो। तेसा त्वन्मते सत्यत्वा विशेषेपि। जैसे तुम्हारे मत में कैसे जो है आप व्यवहार करते हैं? पूरे जगत को नैयायिक लोग पूरे जगत को सत्य मानते हैं। सत्य मानने पर भी कुछ पदार्थ स्थायी है और कुछ पदार्थ क्षणिक है। जैसे देखो ये लेखनी है ये न्याय मत में स्थायी है कि क्षणिक है? स्थायी है। कल भी था आज भी था आगे परसों भी रहेगा कई दिन तक रहेगा। और कुछ जो है इस लेखनी का जो ज्ञान हो रहा है वह स्थायी है कि क्षणिक है? सत्य तो है लेकिन क्षणिक है। हाँ क्योंकि क्या है नियम क्या है? हाँ विभू विशेष गुणा नाम सोत्तरवर्ती कार्य नास्यत्वम। ये क्षणिक मतलब वही तृतीय क्षण वृत्ति ध्वंस प्रतियोगित्व। प्रथम क्षण में उत्पन्न हुआ अगले क्षण में स्थित रहा तीसरे क्षण में नष्ट हो गया। तो किसके द्वारा नष्ट होगा? अगले क्षण में जो गुण उत्पन्न होगा। जैसे ज्ञान हुआ फिर दूसरा कुछ ज्ञान हो गया तो इच्छा उत्पन्न हो गई तो इच्छा के द्वारा उस ज्ञान का नाश हो जाएगा। इसी प्रकार उस आकाश में जो शब्द हो रहा है एक शब्द से अगला शब्द हुआ वो पूर्व को नष्ट कर देगा उसके अगला वाला शब्द उसके पूर्व को नष्ट कर देगा। तो आपके मत में भी पूरा जगत सत्य होने पर भी कुछ क्षणिक है और कुछ स्थायी है। ये व्यवस्था कैसे बनेगी? तो इसमें आपको मानना पड़ेगा भाई अलग अलग पदार्थों का स्वभाव है इसलिए कोई क्षणिक है कोई स्थिर है। ऐसे हमारे मत में पूरा संसार ही मिथ्या है चाहे व्यावहारिक हो चाहे प्रातिभाषिक है ना। लेकिन कुछ स्वभाव विशेष है। स्वभाव विशेष है कोई जो है व्यावहारिक ज्ञान से नष्ट हो जाएगा और कोई किसी का नाश करने के लिए पारमार्थिक सत्ता में स्थित होना पड़ेगा। जैसे जगत का नाश व्यावहारिक ज्ञान से होगा क्या? पारमार्थिक सत्ता में जाना पड़ेगा। और व्यावहारिक पदार्थों का प्रातिभाषिक पदार्थों का नाश व्यावहारिक अधिष्ठान के ज्ञान से। जागृत में आए स्वप्न नष्ट हो गया अधिष्ठान को देख लिए सुक्ति रजत अथवा रज्जु सर्प का नाश हो गया। यही कह रहे यही समाधान यहाँ पे दे रहे। त्वन्मते यानी न्याय मत में। त्वन्मते में क्या विग्रह होगा बता सकते हैं? बोलो। त्वन्मते त्वन्मतम का क्या विग्रह है? समास विग्रह होगा तव मतम है ना। तव को त्वत् कैसे हो गया? हाँ ये जो है होता है ना अरे प्रत्यय उत्तर पदयोश्च से प्रत्यय उत्तर पदयोश्च सूत्र से युष्मद को त्वद आदेश हो जाएगा। प्रत्यय परे रहते अथवा उत्तर पद परे रहते। उत्तर पद यहाँ मत है मतम तो तव मतम अलौकिक विग्रह होगा युष्मद गश मत सु विभक्ति लुक कर दो युष्मद के स्थान पे त्वत आदेश हो जाएगा प्रत्यय उत्तर पदयोश्च सूत्र से। तो त्वत आदेश करके त्वत्मत त्वन्मते और न हो गया न भी तो हो गया है यरुनासिक हुआ सूत्र। ये सब भी व्याकरण भी थोड़ा घटाते रहेंगे तो पक्का होते रहेगा। ये सब भी घटाना पड़ता है ना। ये थोड़ी कि हम पढ़ लिए तो न्यूट्रल उदासीन होके बैठ गए। ऐसा लग रहा है जैसे ब्रह्मा जी बैठ गए कमल में व्याकरण पूरा होते ही ब्रह्मा जी की तरह कमल में ऐसे बैठ जाओगे तो फिर वो व्याकरण वो ज्ञान जो है आपका उसमें जंग लग जाएगा। इसलिए उस ज्ञान में जंग न लगे थोड़ा घटाते रहा करो कि कहाँ क्या लगा है। तन्मते सत्यत्वा विशेषे भी आपके मत में सत्यत्व समान होने पर भी केशांचित क्षणिकत्व केशांचित स्थायित्व। क्षणिकत्व कहाँ आया?
शब्द, ज्ञान, इच्छा, ये सब क्षणिक है। और कुछ स्थायी है। स्थायी कौन है? घटपट आदि जो कुछ दिख रहा है, सब घटपट, ये सब स्थायी है। तो भले सत्य दोनों बराबर होने पर भी कुछ क्षणिक हुए, कुछ स्थायी हुए। तो इत्यत्र कौन, यहाँ पे क्या नियम? यदेव नियामकम, जो आप नियामक मानते हो, तदेव स्वभाव। कौन सा नियम? स्वभाव विशेष। अलग अलग वस्तु का अलग अलग स्वभाव होता है। तदेव स्वभाव विशेष आदिकम ममापि। इसी प्रकार हमारे मत में पूरा संसार मिथ्या होने पर भी कुछ स्थायी है, कुछ क्षणिक है। कुछ स्थायी मतलब व्यवहार का, व्यवहार काल में उनका लंबे समय तक चल जाते हैं, घटपट आदि। और कुछ जो है प्रातिभाषिक पदार्थ जैसे अधिष्ठान को जाने वैसे नष्ट हो गए। जरूरी थोड़ी है कि व्यवहारिक पदार्थ बाद में नष्ट होगा, प्रातिभाषिक पहले नष्ट होगा, ये भी नहीं कर सकते। कई लोगों को जीवन पर्यंत भ्रांति रहे, अरे बोले वहाँ बहुत बड़ा सांप देखा था, वो जीवन पर्यंत बताएंगे। बाद में कोई बूढ़ा आके बताया, अरे बेटे तू गलत समझ रहा था, वहाँ था ही नहीं ऐसे। इसलिए व्यवहारिक पदार्थ कभी कभी जल्दी, लेकिन मुख्य अंतर ये है कि प्रातिभाषिक पदार्थ का नाश व्यावहारिक अधिष्ठान आदि के ज्ञान से हो जाए, किंतु व्यावहारिक पदार्थ का नाश तो मतलब नाश मतलब आत्यंतिक रूप से निवृत्ति तो वो ब्रह्म ज्ञान से ही होगी, दूसरे से नहीं। तो तदेव स्वभाव विशेषाधिकम ममापि। इस तरह से समाधान इस प्रश्न का हो गया। दोनों मिथ्या होने पर भी कुछ, दोनों में विलक्षणता क्या आ गई कि स्वभाव विशेष को लेकर के अलग अलग, कुछ जो है लंबे समय तक रहेंगे, कुछ जो है अधिष्ठान के ज्ञान से ही नष्ट हो जाएंगे। यद्वा, अथवा एक दूसरे प्रकार से समाधान दे रहे, यद्वा घटादि अध्यासे अविद्येव दोषत्वेनापि हेतुहु। घटादि के अध्यास में अविद्या ही दोष रूप से हेतु है। ठीक है, मूला अविद्या से लेना, मूला विद्या, वो मूला विद्या ही दोष रूप से हेतु है। तो मूला विद्या का नाश तो व्यावहारिक ज्ञान से नाश नहीं होता है। और सुक्ति रूप्यादि अध्यास हेतु, सुक्ति रूप्यादि, रूप यानी रजत, सुक्ति रजत आदि के अध्यास में तो काचादयो दोषापि, काच, काच कामल, कांच कहते हैं काला मोतिया, ग्लूकोमा बोला जाता है। ग्लूकोमा एक नेत्र का रोग है, ग्लूकोमा, उसी को संस्कृत में काच शब्द से कहते हैं, काच, काला मोतिया, काला मोतिया बोलते हैं इसको। तो सुक्ति रूप्यादि के अध्यास में काचादयो दोषापि, काच आदि जो सहकारी कारण है, दोष है, वो भी कारण बनते हैं। अविद्या के साथ साथ काच कामल आदि दोष भी। आदि से 3 प्रकार के जो दोष दिए ना, प्रमात्री, प्रमाण, प्रमेय, सादृश्य आदि भी ले लेंगे, वो भी ले लेना, तो ये सब भी दोष पड़ते हैं। तथा च, तो कुल मिला करके आगंतुक दोष जन्यत्वम प्रातिभाषिकत्वे प्रयोजकम। रजत आदि में जो प्रातिभाषिकत्व आया उसका प्रयोजक कौन है, कारण कौन है? आगंतुक दोष जन्यत्वम। आगंतुक मतलब जो क्षणिक, जो जन्य, काच आदि दोष तो क्षणिक मतलब वो जन्य हुए ना, आगंतुक, आने जाने वाले आगंतुक। तो आगंतुक दोष से, आगंतुक अविद्या से अतिरिक्त जो आगंतुक दोष, अविद्या तो अनादिकाल से, आगंतुक दोष जन्यत्व जहाँ जहाँ आया उसे क्या कहा जाएगा? प्रातिभाषिक। तो प्रातिभाषिकत्व का प्रयोजक हुआ आगंतुक दोष जन्यत्व। आगंतुक दोष जो काच कामल आदि ये सब जो दोष हुए। हाँ, अतएव स्वप्नोपलब्ध रथादि नाम, तो इसलिए स्वप्न में उपलब्ध जो रथादि है वो किस आगंतुक, कौन से दोष से जन है? निद्रादि दोष। आगंतुक जो आने जाने वाला दोष है वो निद्रादि दोष से जन्य, दोष जन्यत्वात् प्रातिभाषिकत्वम। धातु दोष, हाँ, धातु दोष भी ले सकते हैं। कौन सा? धातु दोष जब विषमता आती है तब में स्वप्न आता है, समझ। अच्छा, वो उसको भी लिया, ठीक है, वो धातु दोष उसको भी ले लीजिए। मैं समझ नहीं पाया, मैं बोला कौन सा धातु दोष की धातु की बात कर रहे हो? वात पित्त कफ, हाँ वात पित्त कफ, वो भी सही बात बता रहे हैं। वात पित्त कफ से भी अलग अलग प्रकार के स्वप्न होते हैं, ठीक है। तो ये जो स्वप्न में उपलब्ध रथादि है वो आगंतुक निद्रादि दोष से जन्य होने से उनमें क्या रहेगा? प्रातिभाषिकत्वम। इसलिए आगंतुक दोष जन्यत्वम किस में रहेगा? प्रातिभाषिक में। अविद्याजन्यत्वम, अविद्याजन्यत्वम किस में रहेगा? व्यावहारिक। केवल अविद्याजन्यत्व आएगा व्यावहारिक में, और आगंतुक दोष जन्यत्व आएगा प्रातिभाषिक में।
इस तरह से दोनों में अंतर हो गया। ये दूसरा समाधान ये भी और भी अच्छा समाधान दे दी। अब यहाँ प्रभाकर फिर आया। हाँ, प्रभाकर बोल रहा है कि क्या जो है आप एक स्मरण मान लो, एक इदम, एक भाई वो कहेगा ना इदम अंश का ज्ञान, इदम अंश का ज्ञान चक्षु से हो रहा है और रजत का ज्ञान स्मरण मान लो। इसी तरह से स्वप्न में भी वही ननु स्वप्न स्थले पूर्वानुभूत रथादेश स्मरण मात्रेण व्यवहारोपपत्तौ। स्वप्न स्थल में पूर्व में अनुभव किया, पूर्व में रथ आदि देखा है। पहले तो रथ आदि बहुत ये सब देखते थे ना, आजकल तो BMW कार आदि ये समझ लेना, अथवा जो अलग अलग कार है ये कार ही समझ लेना। तो स्वप्न स्थल में पूर्वानुभूत जो रथ आदि है उसका स्मरण मात्रेण व्यवहारोपपत्तौ, पूर्व में अनुभव किया तो उसके स्मरण मात्र से ही व्यवहार हो गया। तो न रथादि सृष्टि कल्पना, वहाँ पे अनिर्वचनीय रथादि की सृष्टि मानो, ये तो गौरव हो रहा है। इसलिए न रथादि सृष्टि कल्पनम गौरवात, नए रथादि की सृष्टि करना गौरव है। इसकी अपेक्षा पूर्व में जो रथादि का अनुभव किया है उसी के स्मरण से ही काम हो गया, स्मरण से ही बन गया, रथादि का ज्ञान हो जाएगा। इति चेत, इसलिए आपके मत में क्या हो रहा है, जो अनिर्वचनीय रथादि की सृष्टि मानोगे गौरव हो रहा है, स्मरण ही मान करके काम चला लो। तो सिद्धांति कह रहा न, ऐसा नहीं कह सकते भाई। जो चीज़ प्रमाण से मालूम, अनुभव से सिद्ध हो रही है उसमें कल्पना से कल्पना लाघव, कल्पना गौरव ऐसा नहीं कहा जा सकता। यहाँ सिद्धांति कह रहा रथादे स्मरण मात्राभ्युपगम्य, रथादि को अगर स्मरण मात्र रूप मानोगे तो रथम पश्यामि स्वप्ने रथम अद्राक्षम इत्यादि अनुभव विरोधापत्ति। मैं स्वप्न में क्या अनुभव होता है, मैं रथ को देख रहा हूँ, वहाँ का भोजन खाएगा, मैं भोजन कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कहता कि मैंने भोजन किया था। स्मरण तो ऐसा होता है ना, मैं वहाँ गया था, मैं इसको देखा था, ये स्मरण है। अब मैं यहाँ देख रहा हूँ, मैं भोजन कर रहा हूँ, इसको स्मरण कह सकते हो क्या? अगर ये अनुभव होता है, मैं रथ को देखता हूँ, रथम पश्यामि स्वप्ने रथम अद्राक्षम, जागने के बाद बोलता हूँ मैंने स्वप्न में रथ को देखा, ऐसा थोड़ी कहता है मैंने स्मरण किया। स्मरण किया नहीं बोलता कोई, मैंने देखा कहता है। इसलिए वहाँ पे आपको अनिर्वचनीय रथादि की सृष्टि माननी पड़ेगी, नहीं तो अनुभव कैसे होगा, इसलिए मानना पड़ेगा। इत्यादि अनुभव विरोधापत्ति है, स्मरण मात्र मानोगे तो अनुभव के साथ विरोध होगा। और दूसरी बात, केवल अनुभव के साथ विरोध नहीं, चलो हम लोग जीव है, जीव का अनुभव गलत है ऐसा मान भी ले, श्रुति थोड़ी गलत बोलेगी। श्रुति तो कह रही रथादि की सृष्टि होती है। अथ रथान रथ योगान पथ सृजते, अथ वहाँ स्वप्न में, स्वप्न के अनंतर, अथ यानी जागृत, टीका में अर्थ का अर्थ दे दिए, जागृत भोग प्रद कर्मोपरमी स्वाप्न भोग प्रद कर्माभिव्यक्ति अनंतरम, जागृत भोग प्रद कर्म का उपराम होने पर और स्वप्न के भोग देने वाले कर्म की अभिव्यक्ति के अनंतर रथान रथों की सृष्टि कर लेता है। रथ योगान, रथ योग से किसको लेते हैं, घोड़ों को। रथ स युनक्ति युंजंती थी रथ योगा, रथ में जिसको जोड़ा जाता है घोड़े, रथ योगान अश्वान, और पथ यानी मार्गान। स्वप्न में रथ की भी सृष्टि कर लेता है, घोड़ों की भी सृष्टि कर लेता है, मार्ग की भी सृष्टि कर लेता है। पथ द्वितीय बहुवचन लेना, पथ जो है, क्योंकि प्रथमा बहुवचन में तो क्या बनेगा, पंथान, पंथा पथा क्या प्रातिपदिक है, हाँ सही है, ये तो सही है, ये तो सब एक स्वर में बोले। क्या बनता है रूप, पंथा पंथानो पंथान, पंथानम पथा द्वितीय बहुवचन है। तो स्वप्न में, स्वप्न के भोग देने वाले कर्म का आरंभ होने पर रथ की सृष्टि कर लेता है, घोड़ों की सृष्टि कर लेता है, मार्ग की सृष्टि कर लेता है। इत्यादि रथादि सृष्टि प्रतिपादक श्रुति विरोधापत्तिस्य, अगर स्मरण मानोगे तो रथादि की सृष्टि का प्रतिपादन करने वाले श्रुति के साथ भी विरोध होगा। भले हमारा अनुभव चलो जीव का अनुभव है, लेकिन श्रुति के साथ भी विरोध हो रहा है ना, इसलिए उसको स्मरण नहीं माना जा सकता, बल्कि अनुभव ही माना जाएगा।
तस्मात् सुक्ति रूप्यवत् स्वप्नोपलब्ध रथादयोपि प्रातिभासिका। इसलिए सुक्ति में दिखने वाला रूप्य रजत के समान स्वप्न में उपलब्ध जो अनुभव होने वाले रथादि है वो भी प्रातिभासिक है। प्रतिभास काल में उनकी सृष्टि अनिर्वचनीय, उनकी सृष्टि मानी जाती। कब तक रहेंगे? यावत प्रतिभासम अवतिष्ठन्ते। उनकी निवृत्ति के लिए कोई ब्रह्म ज्ञान नहीं कि भाई ब्रह्म साधना करो तभी स्वप्न हटेगा। प्रतिभास जब तक है तभी तक है। जैसे जागृत कर्म में आए उनका प्रतिभास मिट गया, स्वप्न के पदार्थ भी समाप्त हो गए। इसलिए यावत प्रतिभासम अवतिष्ठन्ते, प्रतिभास काल पर्यंत ही उनकी स्थिति रहती है। ये तो सभी जानते हैं, इसलिए जो है स्वप्न को तो दृष्टांत दे देते हैं। ब्रह्म ज्ञान ये जो व्यावहारिक भी मिथ्या है। भाई जैसे स्वप्न का प्रपंच दृश्य है, मिथ्या है, व्यावहारिक प्रपंच भी दृश्य होने से मिथ्या है। प्रपंचो मिथ्या दृश्यत्वात् स्वप्न दृष्ट गजादिवत। इसलिए इसे यहाँ तो सभी मानते हैं, इसलिए उसको दृष्टांत बना लेते हैं। आगे भी शंका करेंगे, उसको हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय